नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अलग सूची जारी करने पर मुलायम सख्त। अखिलेश यादव राम गोपाल को पार्टी से निकाला, कहा अखिलेश का इस्तेमाल कर रहे हैं राम गोपाल। अरुणाचल की राजनीति में नया मोड़। पार्टी से निष्कासित पेमा खांडू के समर्थन में बीजेपी। तकम पारियो हो सकते हैं नए मुख्यमंत्री। दो हफ्ते में बिना इंटरनेट मोबाइल से होगा लेन देन। अंगूठा लगाकर भी कर सकेंगे भुगतान। प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया भीम ऐप। कांग्रेस का नोटबंदी के औचित्य पर सवाल। चिदंबरम ने कहा प्रधानमंत्री मांगे माफी। जेटली ने कहा हालात सामान्य होने का दावा। झारखंड के ललमटिया खदान से 9 शव निकाले गए। फंसे मजदूरों को निकालने के लिए राहत अभियान जारी। कोयला मंत्रालय ने जांच के लिए बनाई उच्च स्तरीय समिति। और अब पहली खबर। अरुणाचल प्रदेश में फिर सियासी संकट पैदा हो गया है। सत्ताधारी पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी पीपीए की तरफ से मुख्यमंत्री पेमा खांडू को निलंबित करने के बाद राजनीति तेजी से बदल रही है। पीपीए की तरफ से तकम पारियो नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उधर बीजेपी ने कहा है कि वो पेमा खांडू सरकार का समर्थन करेगी। अरुणाचल प्रदेश में नया सियासी संकट मुख्यमंत्री पेमा खांडू के पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल से निलंबन के साथ शुरू हुआ। बीती रात पीपीए ने मुख्यमंत्री के साथ 6 और विधायकों को पार्टी से अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया। इसमें उप मुख्यमंत्री चौवना मैन भी शामिल हैं। पीपीए का आरोप है कि सभी निलंबित नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। We are just not happy with the leadership of Pema Khandu. He has not been able to, take the party into confidence whenever any policy decision has to be taken. Mere sudden, consultation has to be there, but then that has been completely missing. And then I must admit that there has been completely, communication gap between the organization, party organization, and the governance. पीपीए को समर्थन दे रही बीजेपी ने पेमा खांडू का समर्थन करने का ऐलान किया है। पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए किसी और के समर्थन का सवाल ही नहीं उठता। PPA is a alliance partner of BJP, but sudden decision of the PPA to change leadership Pema Khandu as Chief Minister is not acceptable to us. 60 सदस्यों वाली विधानसभा में पीपीए के 43 विधायक हैं। बीजेपी के 12, कांग्रेस के 3 और 1 निर्दलीय विधायक है। कांग्रेस इस संकट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है। The mandate of people of Arunachal Pradesh was trampled upon with the help of BJP. The independents who then proceeded to defect and constitute their own party are once again playing the game of defections. अरुणाचल में सियासी संकट 1 साल से चल रहा है। पिछले साल दिसंबर में कांग्रेस के मुख्यमंत्री नबाम तुकी के खिलाफ बगावत के बाद कुछ दिन राष्ट्रपति शासन लगा रहा। इसके बाद कलिखो पुल मुख्यमंत्री बन गए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने नबाम तुकी को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। नबाम तुकी की जगह कांग्रेस ने पेमा खांडू को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन 1 महीने बाद ही वो अपने समर्थकों के साथ पीपीए में शामिल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी बीच अरुणाचल सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि पेमा खांडू अब भी मुख्यमंत्री हैं और उनके पास बहुमत है। Everything is going normally as usual, and Sri Pema Khandu, Honorable Chief Minister, led government under NEDA is enjoying absolute majority with support of PPA and BJP legislators along with 2 independent MLAs. दीपक दीवान हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। संपादक हैं नॉर्थ ईस्ट सन के। दीपक जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि अरुणाचल प्रदेश शायद अपनी राजनीतिक वजहों से पूरे कई साल में भी इतना प्रकाश में नहीं आया होगा देश में जितना कि पूरे 1 साल में आया है। फिलहाल अभी जो हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है? क्यों पार्टी अपने मुख्यमंत्री को ही पार्टी से निकाल देती है?
देखिए, ये एक चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि ये नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी स्टेट्स हैं, असम को छोड़ के, ये छोटे छोटे असेंबली हैं, 60 नंबर की असेंबली है, अरुणाचल में भी। तो हर किसी को मंत्री बनाना पॉसिबल नहीं होता चीफ मिनिस्टर के लिए। तो ये एक तरह का वो लगता है रिवोल्ट अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर कि इसको रिप्लेस करो, किसी और को बनाओ, फिर और नए मंत्री बनेंगे उसके हिसाब से। ये कोई पावर स्ट्रगल का गेम है, इसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है पार्टी की कि इस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को लाना है। ये तो एक पार्टी में ही एक गुट को लग रहा है कि दूसरे को हटा के खुद बैठ जाएं वहाँ पे। मेरी आपके स्टूडियो आने से पहले मेरी अभी बात हुई थी मिस्टर चाउना मिन से, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं अभी इनके, पेमा खांडू जी के साथ। ये कालिको पुल के साथ भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और उससे पहले नबम तुकी की सरकार में ये कैबिनेट मिनिस्टर थे। उनका ये कहना है कि हमारे ग्रुप में अब टोटल 31 लोग हैं, पीपीए के 31 लोग हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड कर रहे हैं आप। ये लोग पेमा खांडू जी के साथ हैं, उनका ये कहना। अभी 5 मिनट पहले बात हुई है। अब ये काउंटर क्लेम्स जो हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेजॉरिटी अभी भी उनके साथ उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बोला है मुझे अभी मुझे लगता है जैसी ये सिचुएशन है, इसमें या तो फ्लोर टेस्ट हो, उसमें संख्या के अनुसार से ये वहाँ टेस्ट होके पता चलेगा। दूसरी बात यह है, इसमें लीगल इशू भी अब आता है कि क्या स्पीकर ने जो एक्शन लेने के लिए बोला है स्पीकर को, पार्टी प्रेसिडेंट ने, कि इन 7 लोगों को टेम्परेरीली एक्सपेल किया जाए, वो उसको कैसे हम हैंडल करेंगे वो तो टाइम बताएगा। अभी एवरीथिंग सब नज़र राज्यपाल के ऊपर लगी हुई है कि वो इसको कैसे देख रहे हैं। लेकिन राज्यपाल का रोल भी जिस तरह का पिछले दिनों में रहा है, उसके लिए भी काफ़ी फिक्र जाहिर की जा रही है। लेकिन बीजेपी का क्या गेम प्लान है, क्यों वो पेमा खांडू को सपोर्ट कर रही है इस वक्त? वो एक उनका कहना ये है कि बार बार सरकार बदलना एक इस राज्य के लिए ठीक नहीं है, किसी राज्य के लिए भी ठीक नहीं होता। आप देखिए ना, 3 चीफ मिनिस्टर तो बदल चुके हैं 1 साल में। नबम तुकी के बाद कालिको पुल आए, कालिको पुल के बाद पेमा खांडू आए। लेकिन एक बार तो मुख्यमंत्री बदलने की कोशिश खुद बीजेपी ने की थी। जी 11 उस टाइम उनके 11 मिले थे। अब बाई इलेक्शन में भी उन्होंने एक और सीट जीत ली है, 12 लोग हैं इनके पास। मगर उनकी सपोर्ट तो तब ज़रूर पड़ेगी आपको जब इनके पास खुद के लोग कम हों। मगर जैसा उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौनामिन जी ने बोला है कि उनके पास ये लोग 31 लोग हैं, इनको कोई आउटसाइड सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर उनका क्लेम सही है। और दूसरी बात यह है, जब तक यह फ्लोर टेस्ट नहीं होता, कितने लोग किसके साथ हैं वो तो वहीं पे भी पता चलेगा। नहीं, लेकिन आपने ये तो कहा कि बीजेपी इस फेवर में नहीं है, इस पक्ष में नहीं है कि बार बार सरकार उन्होंने, लेकिन मैं राजनीतिक तरीके से समझना चाहती हूँ कि इसमें बीजेपी का क्या राजनीतिक फायदा है। ये देखिए, ये पीपीए जो है, जो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस बना था, उसमें पार्टनर है। उसमें नॉन कांग्रेस जितनी भी रीजनल पार्टीज़ हैं, सब गठन हुआ था, उसमें पीपीए इज आल्सो मेंबर ऑफ दैट। तो नेचुरली वो पूरा नॉर्थ ईस्ट का इन्होंने जो बनाया था। जी। तो उनका इंटरेस्ट। तो अभी क्या इंतजार हमें करना होगा आने वाले दिनों में? अभी हमें क्या देखने को मिलेगा अरुणाचल में? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस टाइप सिचुएशन है। मैं जैसे बता रहा हूँ कि मेरे ख्याल से राज्यपाल जो हैं वो लीगल ओपिनियन लेके 1 आध दिन में इसका कुछ फैसला करेंगे, या तो फ्लोर टेस्ट कराएंगे या फिर कुछ और रास्ता है वो पता चलेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब सरकार ही इतनी अस्थिर हो इतने एक छोटे से राज्य में, तो कब विकास के कार्य होंगे, कब लोगों की तरफ देखा जाएगा, कब योजनाएं जो हैं वो उनको लागू किया जाएगा? और दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बॉर्डर स्टेट है हमारी, चाइना के साथ बॉर्डर लगा हुआ है, इट्स ए वेरी सेंसिटिव एरिया। तो मेरे ख्याल से वहाँ से एक स्थायी सरकार का होना बहुत ज़रूरी है, विकास के लिए भी और सिक्योरिटी पॉइंट, सुरक्षा के हिसाब से भी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक दीवान जी। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में अब फिलहाल अरुणाचल के लिए क्या कुछ जो है पिटारे में है। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी पहली खबर। तरकश में आज हमारी मेहमान हैं साहित्यिक इतिहासकार डॉक्टर रक्षंदा जलील। इस प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट ने किस तरह से समाज को, देश को इन्फ्लुएंस किया? प्रोग्रेसिव्स ने हमें ये सिखाया कि कहीं कुछ हुआ है, अगर वो एक्सप्लॉयटेशन के बारे में है, नाइंसाफ़ी के बारे में है, तो हमें उसके साथ कॉमन कॉज रखना होगा। खून आखिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा।
जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। देखिए तरकश सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राज्यसभा टीवी की इस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान और हम हैं इस वक्त गोवा में भारत के 47वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की स्पेशल रिपोर्ट लेकर। फिल्मों का शानदार मेला, देश विदेश की फिल्मों की धूम, देखिए भारत के 47वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर हमारी खास पेशकश सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। देश की राजधानी दिल्ली, जहां आधुनिकता की दौड़ में सबसे आगे है, वहीं दूसरी तरफ दो वक्त की रोटी की तलाश में रैन बसेरे और फुटपाथ हैं जिनकी पहचान। ये पूरे लोग ऐसे भूखे मरते हैं साहब, ठंड के मारे तो ऐसे कांपते और मर भी जाते हैं। जमी है बिस्तर और आसमां है जिनकी चादर। बड़े से बड़े आदमी लोग कहते हैं ये तो कंगला है। देखिए आशियाने की तलाश, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव को पार्टी से निकाल दिया है। दोनों नेताओं का निलंबन 6 साल के लिए हुआ है। पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह ने दोनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। मुलायम सिंह यादव ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निकालने का ऐलान किया। राम गोपाल यादव की तरफ से 1 जनवरी को बुलाए गए आपातकालीन राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन पर भी मुलायम सिंह यादव ने नाराजगी जताई है। हम तो पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक वैसे ही बुलाने वाले थे, अभी आपके सामने खबर आ जाती, लेकिन तब तक किया गया, इसलिए हम प्रोफेसर रामपाल से 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करते हैं। इस बीच पार्टी में शुक्रवार को भी टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी रही। इसी क्रम में मुलायम सिंह यादव से मिलने शिवपाल यादव पहुंचे। ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के बीच पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने शनिवार को लखनऊ में पार्टी के उम्मीदवारों की बैठक बुलाई है। करीबियों को टिकट नहीं मिलने से नाराज अखिलेश यादव कैंप की तरफ से शुक्रवार को 235 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी, जिसमें मंत्री अरविंद सिंह गोप, पवन पांडे, राम गोविंद चौधरी का नाम शामिल था। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है और न ही सूची पर उनके दस्तखत हैं। इससे पहले राम गोपाल यादव ने पार्टी में समझौते की संभावना से इनकार किया था। वेट एंड वॉच के मायने अब अपने तरीके से रखिएगा, 2-3 दिन बाद आपको मालूम पड़ जाएगा क्या होना है, क्या कोई नहीं। लगता है कि सुलह की कोई गुंजाइश है अब? देखिए गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें हमें लग नहीं रहा है कुछ। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह को ध्यान भटकाने वाला बताया है। सैफई परिवार का हर गुट अपने अपने समर्थकों को जगह देना चाहता है, पर जनता ने तो समाजवादी पार्टी को चुना और अब समाजवादी पार्टी के मूल्यांकन का समय है। ये सारा कुछ करके जनता का ध्यान बटाने की कोशिश है। अखिलेश यादव कैंप से सूची सार्वजनिक होने के बाद शिवपाल यादव ने 68 और उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी की है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी आधिकारिक तौर पर 393 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और सिर्फ 10 उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, जिनको कि मुलायम सिंह ने पार्टी से निकालने की बात कही है, दूसरे लोगों में एक्सेप्टेबल है, ये चुनाव में मालूम पड़ जाएगा। तो ये सारी कार्रवाई अवैध है। हमारा सम्मेलन जो बुलाया गया है वो बिल्कुल वैलिड है, वैध है। और मैं आपके माध्यम से अपनी पार्टी के सारे डेलीगेट से अनुरोध करूंगा कि जो सुनेंगे सारे टेलीविजन को, कि वे सब 11 बजे 1 तारीख को राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के सभागार में आएं और पार्टी में जो गड़बड़ियां करने वाले लोग हैं उन पर लगाम लगाने के लिए आवश्यक फैसला लें।
तो फिलहाल आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक गिडवानी मौजूद हैं। दीपक जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इससे पहले कि राजनीति क्या करवट लेगी, संवैधानिक संकट एक पैदा हो गया होगा उत्तर प्रदेश में, अब आगे क्या होना चाहिए? देखिए अरफा, ये एक बड़ी अभूतपूर्व सी स्थिति है शायद भारत की राजनीति में कि एक सत्ताधारी दल ने ही अपने ही मुख्यमंत्री को इस तरह से पार्टी से बर्खास्त किया हो। तो इस तरह की स्थिति शायद कभी किसी राज्य में हुई नहीं है। और इस समय अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनके पास कोई संगठन नहीं है। अगर वो अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपनी लिस्ट निकाली है उन्होंने, अपने कैंडिडेट्स को लड़ाना चाहते हैं, तो कहीं भी बूथ स्तर पे क्या, कहीं जिला स्तर पर भी उनके हाथ में संगठन की कोई बागडोर है नहीं। दीपक जी, मैं आपसे जरूर जानूंगी कि चुनाव का क्या होगा, लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, चूंकि एक पार्टी ने अपने मौजूदा मुख्यमंत्री को अगर पार्टी से निष्कासित कर दिया है, तो फिलहाल क्या राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? किस तरह से बात आगे बढ़ेगी? मैं पूछ रही हूँ कि किस तरह का संवैधानिक संकट जो है पैदा हो गया है, क्या वाकई राज्यपाल को इस वक्त आगे बढ़कर आना होगा और क्या ये कहना होगा मुख्यमंत्री से कि वो अपनी मेजॉरिटी दिखाएं हाउस पर? नहीं, अभी इस तरह की कोई भी संभावना नहीं है। इस समय राज्यपाल का इसमें कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि सरकार का बहुमत बरकरार है और पार्टी विधायकों की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई है कि वो मुख्यमंत्री का समर्थन नहीं करते हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन की बात करना या राज्यपाल का कोई इसमें रोल हो, मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई बात हो सकती है। जी हाँ, लेकिन आप चुनाव के लिए कह रहे थे कि पूरा पार्टी का जो एक तरह से पार्टी संगठन का पूरी जिम्मेदारी है वो मुलायम सिंह और उनके भाई के पास है, तो ऐसे में चुनाव लड़ना मुश्किल होगा, जीत पाना मुश्किल होगा। जी, समाजवादी पार्टी का मतलब ही मुलायम सिंह यादव है। उन्होंने हमेशा से पार्टी को अपने कब्जे में रखा है और अपने ढंग से चलाया है। लेकिन इस समय जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें वर्कर्स में बड़ा भ्रम हो गया है कि वो किसके साथ जाएं। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उसमें लगता है कि पार्टी का सिंबल बहुत इम्पोर्टेंट होगा, बहुत निर्णायक होगा, और वो सिंबल समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह जिसके अध्यक्ष हैं उसके पास ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक गिडवानी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भीम ऐप लॉन्च किया। इसके जरिए अब बिना इंटरनेट के भी अंगूठे से इससे पेमेंट हो सकेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने डिजिटल पेमेंट और कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। तो डिजिटल मेले में आओ, कैशलेस सीखो, डिजिटल बनो। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैशलेस अर्थव्यवस्था अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आपका अंगूठा आपका बैंक और आपका अंगूठा आपकी पहचान है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल पेमेंट्स को आसान बनाने के लिए मोबाइल ऐप भीम लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर भीम रखा गया है। वो दिन दूर नहीं होगा जब इस सारा कारोबार इस भीम ऐप के द्वारा चलने वाला है। यानी एक प्रकार से बाबा साहब आंबेडकर का नाम सारी अर्थव्यवस्था के अंदर ये भीम ऐप के द्वारा सेंटर स्टेज में आने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के धन पर देश के गरीबों का अधिकार सबसे पहले होना चाहिए। इस मौके पर उनके निशाने पर विपक्षी पार्टियां भी रहीं। उन्होंने कहा कि निराशावादी लोगों के लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है। यही देश, यही लोग, यही कानून, यही सरकार, यही फाइलें, यही नियम, वो भी एक वक्त था जब गए की चर्चा होती थी, ये भी एक वक्त है आने की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिधन मेले में शामिल हुए। मेले में बैंक, वॉलेट और निजी भागीदारों के 65 स्टॉल भी मेले में लगाए गए थे। इससे पहले ऐसा ही मेला देहरादून, पणजी, गुरुग्राम और लुधियाना में लगाया जा चुका है। अगले साल 14 अप्रैल तक देश भर में ऐसे 100 मेले लगाए जाएंगे। मेले का उद्देश्य डिजिटल भुगतान के तौर तरीकों के बारे में लोगों को जानकारी देना और जागरूक बनाना है। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से माफी की मांग की और कहा कि नोटबंदी ने सरकार के कुप्रबंधन की पोल खोल कर रख दी है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया और कहा कि बैंकों में सामान्य स्थिति बन गई है। नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने पर कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि हर दिन 2000 के नए नोटों की गड्डियां पकड़ी जा रही हैं। इससे आरबीआई और बैंकों के स्तर पर भ्रष्टाचार का पता चलता है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का असर जल्द ही अर्थव्यवस्था पर भी दिखेगा। Government has not uttered a word about compensating the people for the economic losses heaped upon them by demonetization. The government has tried to change the narrative from black money and corruption to a cashless economy. लेकिन इन आरोपों का जवाब खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद राजस्व वसूली के आंकड़े उत्साहजनक हैं और इससे विपक्ष के आरोपों की हवा निकल गई है। The direct taxation is directly related to the extent of income, and income is related to the economic environment and the economic activity. So it's expansion of economic activity which can lead to higher income. There are no additional taxes there which have been imposed. नोटबंदी के बाद से ही केंद्र सरकार और कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जहां गरीबों, किसानों और व्यापारियों को राहत देने की मांग कर चुके हैं, वहीं बीजेपी कांग्रेस की मांग को विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है। कृति मिश्रा के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी को आज 50 दिन पूरे हो गए। आखिरी दिन बैंकों और एटीएम के बाहर भीड़ कम रही, लेकिन आरबीआई के बाहर पुराने नोट बदलवाने वाले बड़ी तादाद में जुटे लोग दिक्कतों को लेकर अब भी परेशान हैं और नकदी की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बैंकों में पुराने नोट जमा कराने के लिए शुक्रवार आखिरी दिन था, लेकिन बैंकों के मुकाबले रिजर्व बैंक के दफ्तरों पर भीड़ ज्यादा थी। यहां पहुंचे लोग पुराने नोट बदलवाने आए थे और सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कुछ लोग अब भी परेशानी की बात कर रहे हैं तो कुछ तारीफ भी कर रहे हैं। थोड़ा बहुत तो लाइनों में फर्क आया है, थोड़ा बहुत तो पैसे भी मिलने शुरू हुए हैं, मगर अभी तक वो सेटिस्फैक्टरी काम नहीं हुआ। या जिस चीज को हम उम्मीद कर रहे थे 50 दिन बाद मतलब एक फ्लो में आ जाएगा, वो चीज नहीं है। नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, कोई असुविधा नहीं हुई। मैं तो फर्स्ट डे और लास्ट डे 2 दिन लाइन में खड़ा हूँ। आज भी लाइन में हूँ और फर्स्ट डे भी लाइन में था। बस कुछ बैंकें जो पैसा नहीं ले रही है उसके कारण जरूर प्रॉब्लम हुआ, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंकों और एटीएम के बाहर भीड़ कम होती जा रही है। पुराने नोट जमा कराने के मुकाबले लोग अब नकदी निकालने बैंकों में आ रहे हैं। लोगों का मानना है कि वेतन आते ही कतारें फिर से लंबी हो जाएंगी। मेरे को ऐसा ये समझ में नहीं आया 50 दिन बाद अभी तक हमें कौन सा फ़ायदा होगा। कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आज की डेट में बैंक की लाइन छोटी है, 4 दिन बाद फिर लाइन बढ़ जाएगी जब सैलरी आएगी। अभी तो ऐसा लग रहा है 31 तक सेम रहेगी सिचुएशन। 1 तारीख के बाद आदत हो जाएगी, ये आदत डालनी पड़ेगी इसी चीज़ की। अब आई हैव 2000 नोट्स, आई डोंट हैव 500 नोट्स। मुझे इमरजेंसीज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो विड्रॉल लिमिट्स इंक्रीज हो जाएं, things will be comfortable. After 50 days, still people are finding difficult in getting cash. Change, I mean. इस बीच आरबीआई ने कहा है कि बैंकों को 31 दिसंबर तक सभी पुराने नोट आरबीआई के पास जमा कराने होंगे। 31 दिसंबर के बाद पुराने नोट बैंकों के कैश बैलेंस का हिस्सा नहीं होंगे। नोटबंदी 8 नवंबर की आधी रात से शुरू हुई थी। अब 1 जनवरी से 31 मार्च तक पुराने नोट वजह बताकर सिर्फ आरबीआई के केंद्रों पर ही जमा कराए जा सकते हैं। इसके बाद 10 से अधिक पुराने नोट रखने पर कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। झारखंड के गोड्डा जिले में हुए खदान हादसे में अब तक 9 शवों को निकाला जा चुका है। अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जिन्हें निकालने का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। बचाव काम में एनडीआरएफ को लगाया गया है। झारखंड सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया है। ललमटिया में हुए खदान हादसे के बाद इलाके में दहशत है। हादसे की खबर फैलते ही लोग अपनों की तलाश में इधर उधर भटकते नजर आए। पुलिस और प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के काम में जुटा है। इसमें एनडीआरएफ की भी मदद ली जा रही है। मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। अभी जो प्राइमा फेसी लगता है कि ये ओबी सब्सिडेंस शायद नहीं है, इसमें जो मेन जो सरफेस है वही धसा है, जो थोड़ा सा अनयूजुअल है, जो नॉर्मली नहीं होता है। लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी है कि हम जल्दी से जल्दी इसको रिकवरी ऑपरेशन करके इसको कम से कम पता कर सके कि क्या स्थिति है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रघुबर दास से फोन पर बात कर हालात का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को भी राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। रघुबर दास ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। पीयूष गोयल जी ने भी हमें फोन की थी और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम डीजीएम सेफ्टी को भेज रहे हैं पूरी घटना की जांच करने के, कि लापरवाही की घटना हुई, क्या कमी थी, क्या कारण था, और जांच करके जो भी अधिकारी दोषी होंगे भारत सरकार से हो चाहे राज्य सरकार से, वैसे लोग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की ये खदान गुरुवार शाम 7:30 बजे धंस गई थी। ये खदान गोड्डा जिले में पड़ती है। इस खदान को ईसीएल ने राजमहल महालक्ष्मी खनन कंपनी को लीज पर दे रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।